किताब घर के पिटारे में आपका स्वागत है और आज किताब घर के पिटारे में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बुक नंबर 26 पुस्तक संख्या 26। बहुजन चिंतन के संदर्भ में ये पुस्तक लिखी गई है और इस पुस्तक का जो शीर्षक है वह है चिंतन की जन सरोकार। चिंतन के जन सरोकार इस पुस्तक के लेखक प्रेम कुमार मणि हैं। इस पुस्तक के 3 मुख्य सवाल हैं जिन सवालों का जवाब लेखक के द्वारा खोजने की कोशिश की गई है। पहला सवाल है चिंतन क्या है, आखिरकार हम चिंतन किसे कहें, और अगर चिंतन के बारे में हमें समझ में आता है तो चिंतन कैसे करें और चिंतन क्यों करें। इन्हीं 3 सवालों पर यह पुस्तक पाठकों को और लेखकों के मन को उद्वेलित करती है, सोचने पर, समझने पर और विचार करने पर विवश करती है। साथियों, इस पुस्तक की जो पृष्ठ है, बैक पृष्ठ, उस पर हम बात करें तो क्या जो लिखा गया उसकी हम बात कर रहे हैं। प्रेम कुमार मणि का लेख किसकी पूजा कर रहे हैं बहुजन का मुझ पर ही नहीं औरों पर भी जबरदस्त असर पड़ा। इस लेख ने दुर्गा पूजा जैसे आम और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले उत्सव पर सवालिया निशान लगा दिया और मेरे जैसे बहुतों को स्वयं धार्मिक वर्तिका न होने पर भी जो अपने बचपन से दुर्गा पूजा का उत्सव एक रंग बिरंगे मेले में घूमने और आनंदित होने के भाव से मनाते आए थे, एक बौद्धिक द्वंद्व और पुनर्विचार की स्थिति में डाल दिया। प्रेम कुमार मणि के इस लेख को मैं हिंदी की बौद्धिक इतिहास में एक उपलब्धि समझता हूँ। इस लेख के बाद से इस तरह की परंपरागत और स्थापित सांस्कृतिक पौराणिक मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना आसान हो गया और सचमुच इसका एक आंदोलन जैसा चल पड़ा। वास्तव में इस लेख ने 19वीं सदी में महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा पौराणिक हिंदू कथाओं के पुनर्पाठ की परंपरा को फिर से जीवित कर दिया। मैंने सुना है कि यह लेख प्रेम कुमार मणि द्वारा ही पटना से प्रकाशित पत्रिका जन विकल्प में कई साल पहले छप चुका था, लेकिन तब इसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं गया और न इसकी इतनी चर्चा हुई। ये ठीक वैसी ही घटना है जैसे फणीश्वरनाथ रेणु का कालजयी उपन्यास मेला आंचल जब पहली बार पटना से छपा तब उसकी किसी ने नोटिस नहीं ली, लेकिन जब वह दोबारा राजकमल प्रकाशन से छपा तो हिंदी साहित्य जगत में चारों ओर उसकी चर्चा होने लगी। प्रेम कुमार मणि के दूसरे लेख भी मुझे पसंद हैं जो फॉरवर्ड प्रेस में छपे हैं वीर भारत तलवार के द्वारा। इस जो फॉरवर्ड पब्लिकेशन है जिसको हम मार्जिनलाइज पब्लिकेशन कहते हैं, वहाँ से। साथियों, इस पुस्तक की पृष्ठभूमि में जो प्रेम कुमार मणि ने प्रस्तावना लिखी है वो अपने आप में ही बहुत ही महत्वपूर्ण, अविस्मरणीय और मन को द्विलित करने वाली, सवाल या निशान लगाने वाली प्रस्तावना है। तो आइए जानते हैं इस प्रस्तावना में प्रेम कुमार मणि ने क्या लिखा है। समाज, राजनीति और साहित्य पर केंद्रित इन टिप्पणियों व लेखों को एक किताब के रूप में जारी करते हुए मुझे किंचित संकोच हो रहा है। इन्हें लिखते समय मैंने ये नहीं सोचा था कि ये एक साथ संकलित भी हो सकती हैं। ऐसे में पुनरुक्ति दोष की संभावना हो सकती है। कुछ संकोच इसकी उपयोगिता को लेकर भी है। मैं नहीं जानता ये किताब आपके कुछ काम की होगी भी या नहीं, किंतु अनेक मित्रों का अनुरोध था कि ये लेख पुस्तककार आने चाहिए। इस किताब के प्रकाशन के पीछे इतनी सी बात है, लेकिन इन लेखों टिप्पणियों के सिलसिले की एक अलग कहानी भी है। सन 2007-2008 में पटना से मैंने जन विकल्प पत्रिका निकाली थी। मासिक आवृत्ति की यह पत्रिका बस साल भर चली, लेकिन इसके स्वागत से मैं अभिभूत था। मैं कह सकता हूं कि पाठकों के सहयोग के अभाव में ये पत्रिका बंद नहीं हुई ही। उनकी ओर से पर्याप्त मात्रा में आर्थिक सहयोग भी प्राप्त होता रहा। दूर दूर से मनी ऑर्डर और चेक आते रहे और जन विकल्प के खाते में ये रकम आज भी पड़ी है। लेकिन आप संभवतः इस सच्चाई से अवगत होंगे कि पत्रिका प्रकाशन का अपना अर्थशास्त्र है। पत्रिका को विज्ञापन न मिले और उसकी प्रसार संख्या बढ़ती जाए तो घाटा बढ़ता जाता है। ऐसे में इसे चलाना मुश्किल हो जाता है। जन विकल्प के साथ यही हुआ, लेकिन पत्रिका निकालने के क्रम में मैं अपने समाज के एक बड़े सत्य का साक्षात्कार कर पाया। पत्रिका के लिए जो लोग आर्थिक सहयोग भेजते थे और जो पाठ की प्रतिक्रियाएं आती थी, उनका वर्गीय विश्लेषण हमने किया। परिणाम अचंभित करने वाले थे, दिलचस्प भी। हमने पाया कि पाठकों और सहयोगियों का सबसे बड़ा तबका किसान,
मजदूर व दस्तकार परिवारों से आता है और बस पीढ़ी दो पीढ़ी पहले शब्दों की दुनिया में संघर्ष करते हुए प्रवेश कर सका है। वैज्ञानिक चेतना से युक्त यह तबका परम जिज्ञासु है। साहित्य, इतिहास, पौराणिकता, धर्म, राष्ट्र और राजनीति सबने लगातार इनके साथ छल किया है। समाज का जो वर्चस्व प्राप्त कुलीन तबका है वह ज्ञान का इस्तेमाल अपना पराक्रम और ताकत बढ़ाने और कुल मिलाकर अपना वर्चस्व बढ़ाने में करना चाहता है, लेकिन संघर्षशील शोषित तबका इसलिए ज्ञान हासिल करना चाहता है ताकि वह आज़ाद हो सके, विमुक्त हो सके। साथियों, ज्ञान प्राप्त करने की जो अभिजन और मास है, जन है, उनका जो ध्येय है, उसमें ये एक मौलिक अंतर है। वह न केवल अपनी मुक्ति अपितु उस तबके की भी विमुक्ति चाहता है जिन्होंने पावर को एक तिलिस्म के रूप में खड़ा किया है और उसे बनाए रखने के लिए निरंतर एक पाखंड का सर्जन करते हैं, अमानवीय होने की हद तक। ज्ञान की दुनिया में इस नए तबके के मनोविज्ञान, उनके दृष्टिकोण व सौंदर्य बोध की कम ही परवाह की गई है। इनके मनोभावों और प्रतिक्रियाओं की निरंतर उपेक्षा की गई, मजाक उड़ाया गया। इन्हें गंवार, भदेश और आधुनिकता विरोधी माना गया। कुलीन समाज ने इन्हें बलात् अपने सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का हिस्सा बनाने की कोशिश की और उन पर एक औपनिवेशिक संस्कृति थोपी। ब्राह्मणवादी हिंदुत्व पहले तो राष्ट्रीयता और भारतीयता के नाम पर विकसित होता रहा, लेकिन समाज के बहुजन तबके ने जैसे ही इसका रहस्य उद्घाटन किया, यह राम जन्मभूमि जैसे आंदोलनों में रूपांतरित हो गया। अब तो राम मंदिर भी बन चुका है। ये सब तमाशा होता रहा और हमारे तथाकथित सुसंस्कृत बुद्धिजीवी इन वास्तविकताओं से सुरक्षित दूरी बनाए रहे। 1990 के इर्द गिर्द जब सामाजिक न्याय के सवाल भारतीय राजनीति में उठे, तब इस प्रभु वर्ग ने उसका कमंडल के साथ युग्म बना दिया। मंडल कमंडल कहकर इसका भरसक मजाक बनाया गया और समानता के मूल्यों का भी नकारात्मक इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। यूथ फॉर इक्वालिटी ये ऑर्गेनाइजेशन बना के सामाजिक न्याय का गला घोटने की भरपूर कोशिश की गई, आज भी की जा रही है। यूथ फॉर इक्वालिटी बनाकर इस बीच हमारे देश के आदिवासी ऑपरेशन ग्रीन हंट की छतरी तले मारे जाते रहे, किसान आत्महत्या करते रहे, महिलाएं उत्पीड़ित होती रही और हमारा भारत तेजी से ग्लोबल होता रहा। इस पर सवाल उठाने वाले देशद्रोही और आतंकवादी कहे गए। उन्हें प्रताड़ित किया गया, जेलों में ठूंसा गया। मैं यदि इसके विस्तृत ब्यौरे प्रस्तुत करूंगा तो इस किताब की जब्ती संभव है, इसलिए इस प्रसंग को यहीं छोड़ता हूं। जन विकल्प के बंद होने पर भी हमारा पाठक वर्ग से संपर्क बना रहा। कभी कभार उनके भावनापूर्ण पत्र आते, कभी टेलीफोन। वे पत्रिका का फिर से प्रकाशन चाहते थे, जो कई कारणों से मेरे लिए संभव नहीं था। इसी बीच जन विकल्प में हमारे सहयोगी प्रमोद रंजन दिल्ली गए और 2011 में आइवन कोस्का की द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी पत्रिका फॉरवर्ड प्रेस में जुड़ गए। प्रमोद से मेरा एक प्यारा सा व्यक्तिगत जुड़ाव है और हम सब वंचित तबकों की विमुक्ति की चिंता में जुटे हैं। आइवन कोस्का और प्रमोद रंजन का प्रस्ताव हुआ कि मैं फॉरवर्ड प्रेस में जन विकल्प शीर्षक से ही एक नियमित कॉलम लिखूं। मैंने इसे स्वीकार भी लिया। यह अलग बात है कि मैं बहुत नियमित नहीं हो सका। जो भी नियमित हुआ उसका ज़्यादा श्रेय प्रमोद रंजन को है। ये पुस्तक फॉरवर्ड प्रेस में प्रकाशित उन्हीं लेखों का संकलन है। लेखों के साथ पत्रिका के उन अंकों का उल्लेख कर दिया गया जिनमें वे प्रकाशित हुई थी। पत्रिका में प्रकाशित मेरे कुछ साक्षात्कार भी इसी में शामिल हैं। मुझे प्रसन्नता है कि पाठकों ने पत्रिका में इनका स्वागत किया। इसमें एक लेख तो ऐसा भी था जिसका यहाँ पुनर्प्रकाशन हुआ और फिर इसे लेकर एक सांस्कृतिक कोलाहल खड़ा हो गया। वह लेख है किसकी पूजा कर रहे हैं बहुजन। इसे लेकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों ने 2011 में एक पोस्टर निकाला और महिषासुर शहादत दिवस का आयोजन किया। फिर अगले 4 वर्षों में 9 राज्यों के 300 से अधिक जगहों पर ऐसे आयोजन होने लगे। इसी वर्ष 2016 फरवरी में संसद के दोनों सदनों में 3 दिनों तक इसे लेकर हंगामा होता रहा। इन हंगामों कोहरामों से मुझे भी चिंता होती है और इसके नकारात्मक पहलुओं पर मेरी नज़र है, लेकिन ये सब आखिर किस चीज़ की ओर इशारा कर रहे हैं? हम इन सवालों से क्यों बचना चाहते हैं? कब तक बचना संभव होगा? हमारे जनतंत्र में जनता एक नया तबका उठ खड़ा हुआ है। वह आपके इतिहास, साहित्य, धर्म, पौराणिकता, राजनीति और जी हाँ, आपकी पवित्र संस्कृति पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। क्या इन सवालों को दरकिनार करना अब संभव है? मैं समझता हूँ नहीं।
उनके सवाल लगातार फैलते जा रहे हैं, दीर्घाकार हुए जा रहे हैं और आप हैं कि शुतुरमुर्ग की तरह अपना सिर बालू में छुपाकर तूफान के गुजर जाने का इंतजार कर रहे हैं। नहीं जनाब, ये तूफान नहीं है, परिवर्तन है, बदलाव है। आप उठिए और हमारे सवालों पर विचार कीजिए। हम इस देश से, राष्ट्र से, आपसे, सबसे प्यार करते हैं। आप हमें अन्य मानते हैं, लेकिन आप हमारे लिए अनन्य हैं। हम तो केवल पूछना चाहते हैं कि आपकी पौराणिकता के इस राम को हम किस रूप में देखें, जिसने हमारे सम्मुख की हत्या कर दी, सीता को घर निकाला दे दिया। हम एकलव्य के अंगूठा काट लिए जाने पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं श्रीमान। हम जानना चाहते हैं पौराणिक समुद्र मंथन की कथा का पूरा ब्यौरा कि आखिर क्यों सबसे चुनौती भरा काम संपादित करने, वासुकी नाग के फुफकारते मुंह को पकड़ना के बावजूद असुरों को आपने विष दिया और पूंछ पकड़कर भागीदारी का स्वांग भरते रहे आपके देवताओं ने अमृत कलश झटक लिया। हम आपकी पूजनीय देवी दुर्गा के गले में पड़ी उस मुंडमाल पर आपकी दृष्टि ले जाना चाहते हैं कि वे किनके मुंड हैं, विदेशियों के या विधर्मियों के। और सामूहिक हत्याओं के इस जश्न को जिंदा रख आप कौन सी संस्कृति विकसित कर रहे हैं? साथियों, इसे सेलिब्रेशन ऑफ वायलेंस मैं कहता हूँ। ऐसे ही अनेक सवाल समकालीन राजनीति और साहित्य पर भी हैं, अर्थ सत्ता और धर्म सत्ता पर भी हैं। हमें तो समानता, बंधुता और स्वतंत्रता के मूल्यों की हिफाजत करना और विस्तार देना चाहते हैं। आप वर्चस्व, ताकत और अंततः तानाशाही की बात करते हैं। हमारे संवाद के हर आग्रह को आपने विवाद माना है। आपने जनतंत्र का खिलवाड़ बनाकर रख दिया है। आपका धर्म ढकोसली का पर्याय हो गया है। आपकी राजनीति राजकीय हिंसा पर टिकी है और आपका साहित्य, वह भी इन सब से अलग कहाँ है? क्या आपको नहीं लगता कि वह तेजी से चुटकुलेबाजी की ओर सरक रहा है और उसने अपनी गरिमा खो दी है? हम जब जन सरोकारों की बात करते हैं तब आपकी भ्रुकुटियां तनने लगती हैं। हम कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। हम एक व्यापक मानवता की स्थापना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे कंधे से उतरें, सामने रखी कुर्सियों पर इत्मीनान से बैठें और कुछ नहीं तो चाय पर चर्चा करें कि गुलामगिरी पर टिकी महाजनी सभ्यता कैसे मिटेगी, कब मिटेगी। लेकिन आप हैं कि हमारे कंधों को ही अपना आसन मान लिया है। हम तो आपको मानवीय बनाना चाहते हैं। आप हमें मनुष्य के रूप में जैसे ही रेखांकित करेंगे, स्वयं भी मनुष्य बन जाएंगे। हमारी मुक्ति दरअसल आपकी मुक्ति भी होगी। आपको अपनी पशुता पर कोई शर्म न हो, हमें इसकी बहुत चिंता है। लेकिन हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं, बदलने का प्रयास तो आपको स्वयं करना होगा। ये किताब मैं अपने दो दिवंगत मित्रों सुरेश पंडित और मोती रावण कंगाली की स्मृति को समर्पित कर रहा हूँ। दोनों से मैं कभी नहीं मिला। जन विकल्प के दिनों में श्री पंडित पत्रों और फ़ोन के माध्यम से संपर्क में आए और हमारे अभियान का हिस्सा बन गए। वह राजस्थान के थे। उनकी विद्वता, विनम्रता हमें लगातार अभिभूत करती है। श्री मोती रावण कंगाली जी तो अपनी मृत्यु के बस 2 रोज़ पूर्व परिचित हुए। देर रात मोबाइल पर कॉल आया, अनजान नंबर उठाया, तब उन्होंने परिचय दिया। छत्तीसगढ़ में महिषासुर दिवस के आयोजन में 2 लाख लोगों की उपस्थिति की जानकारी दी। हड़प्पा संस्कृति और उसकी लिपि पर उनका काम है, इसे बताया। असुर संस्कृति पर उनकी विद्वतापूर्ण जानकारी पर मैं हैरान था। वह मेरी स्मृतियों में डूब डूब उतरा रहे ही थे कि बस 2 रोज़ बाद ही जानकारी मिली कि उनका निधन हो गया। महत्प्रभ था। दोनों को मैं यहाँ विशेष रूप से याद कर रहा हूँ। पुस्तक को आकार देने में प्रिय संजीव चंदन ने जो परिश्रम किया है उसके लिए धन्यवाद। बहुत छोटा शब्द है। श्री चंदन हमारे अभियान के अभिन्न अंग हैं और पूरी तरह समर्पित सांस्कृतिक योद्धा हैं। हम अंत में केवल इतना ही, त्रुटियों की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। प्रेम कुमार मणि, पटना से, मई 2016 में प्रकाशित। तो साथियों, ये थी पुस्तक की प्रस्तावना जो चिंतन के जन सरोकार हमें आम जन को चिंतन के लिए उद्वेलित करती है और बताती है। इसके कंटेंट की, पाठ्यक्रम की बात करें तो ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। अनुक्रम में पहला है जो गांधी से ज़्यादा अंबेडकर का भारत। इसमें प्रेम कुमार मणि स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जो भारत का बहुत बड़ा तबका है वो गांधीयन चिंतन से नहीं, अंबेडकर के चिंतन से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। लेकिन साहित्य अन्याय के रूप में गांधी को अंबेडकर से ज़्यादा राजकीय प्रतिष्ठान और राजकीय सहयोग देकर प्रचारित प्रसारित किया गया। इसके बावजूद भी भारत, जिसको आप बहुत बड़ा हिस्सा कहते हो, वह अंबेडकर का भारत है। दूसरा, आर्थिक उदारीकरण और दलित। जो ग्लोबलाइजेशन की
व्यवस्था है उसने स्टेट के आकार को कम करके निजी क्षेत्र के आकार को इतना अधिक बढ़ाया है कि उसमें दलितों का फायदा कम और नुकसान ज़्यादा हुआ है। भ्रष्टाचार की जड़ें हमारी संस्कृति में, इसमें लेखक ने बताया है कि करप्शन केवल वही नहीं जो जिसको आप इकोनॉमिक करप्शन या आर्थिक भ्रष्टाचार जिसे आज हम कह रहे हैं, वह केवल 2G स्पेक्ट्रम या कॉमनवेल्थ या अन्य जो है विजय माल्या या तमाम तरह के लोग, ये केवल एक आर्थिक अपराध है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो भ्रष्टाचार है वह शैक्षणिक भ्रष्टाचार है, वह सांस्कृतिक भ्रष्टाचार है, धार्मिक भ्रष्टाचार है, जहाँ लोगों को उनके खून और मेहनत की कमाई को लूटा जाता है लेकिन उसका कोई भी हिसाब किताब और कुछ भी कल्याण के कार्यों में उसको नियोजित नहीं किया जाता। वह सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। शिक्षक पढ़ाना नहीं चाह रहे, बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे। सवर्ण आयोग पर सवाल, आयोग और सामाजिक न्याय की जो दिशा थी उस दिशा को ही विचलित कर दिया गया और उसको मोड़ दिया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाम, क्या यह समानांतर संसद की तैयारी है? ये तमाम तरह के जो हैं कि क्या एक बार फिर आरक्षण पर घमासान होगा। बिहार में हिंदुत्व की लड़ाई, जो सबका होता वह किसी का नहीं होता, हिंदू हिटलर का अवसान, हिंदुस्तानी के चुनाव नतीजों के निहितार्थ, इस चुनाव में हम क्या करें, चुनाव परिणामों को कैसे देखें बहुजन, गणना नहीं नीतियों का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है, बिहार में मंडल की जीत, भारत को समझो मोदी जी। इन सब में जो भारत में व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाकर लेखक ने भारत सरकार और राज्यों की सरकारों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। दूसरा जो खंड है वो साहित्य और संस्कृति पर आधारित है, जिसमें साहित्य और विशेष रूप से बहुजन साहित्य का जो ऐतिहासिक गौरव है उसको बहुजनों को बताने की कोशिश की है। इसके साथ साथ जो क्रिटिसिज्म की थ्योरी आलोचना है उसको शामिल किया गया है। इसके अलावा जो बहुजन नायक हैं उन नायकों के और जो तार्किकतावाद को विकसित करने में जिन्होंने योगदान दिया उस योगदान का भी यहाँ स्मरण किया गया है। और लास्ट में विशेष रूप से रविंद्र जी की स्मृति में रेणु के पुण्य स्मरण के लिए और जो कुछ सवाल उन्होंने उठाए हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं बहुजन, जो सांस्कृतिक और सामाजिक पुनर्जागरण जिसको हम कह सकते हैं, उस पुनर्जागरण के लिए कि जो भारत का मांस है वह अभी भी सामाजिक और सांस्कृतिक या धार्मिक रूप से गुलाम बना हुआ है। हमें ब्रिटेन से राजनीतिक आज़ादी मिल गई लेकिन ये राजनीतिक आज़ादी केवल राजनीतिक मायने रखती है। तो यहाँ लेखक ने सवाल उठाया है कि हमें जो आर्थिक जो सामाजिक आज़ादी है, धार्मिक आज़ादी है, वह कब मिलेगी और कैसे मिलेगी। इसके लिए उन गुलामों में चेतना शक्ति का विस्तार करना होगा, या कार्ल मार्क्स जिसको कहता है दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए हाथों की बेड़ियां और पाने के लिए जहान है। तो ऐसे ही भारतीय बहुजनों के पास भी खोने के लिए कुछ नहीं है, और अगर वो प्राप्त करना चाहते हैं तो राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ उन्हें धार्मिक और सामाजिक आज़ादी मिलेगी, जो कि आज़ादी को सही मायने में स्थापित करती है। तो ये था साथियों किताब घर के पिटारे से 26वीं पुस्तक, और जिसका शीर्षक था चिंतन की जन सरोकार। आप सभी का धन्यवाद।